नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए बाल मनोविज्ञान के इस महत्वपूर्ण सेशन में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑप्शन है पहला कोठारी आयोग का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2005। तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000। तो इसमें से बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरुआत किया गया था राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986, विकल्प नंबर 2। तीसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट शिक्षण विधि किससे संबंधित है। यानी कि प्रोजेक्ट शिक्षण विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं। फ्रोबेल, जॉन डीवी, आर्मस्ट्रांग, मैकडूगल, इन चारों में से बताइए। तो इसका सही आंसर होगा, अब तक आपने गेस कर लिया होगा, विकल्प नंबर 2 जॉन डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति वैधानिक रूप से दृष्टिबाधित है यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है जबकि उसकी विजुअल एक्यूटी होगी। यदि एक व्यक्ति वैधानिक रूप से, जो वैज्ञानिक रूप से या फिर साइंटिफिक रूप से मान्य है डॉक्टरों के द्वारा, दृष्टिबाधित है, तो यदि उसका विजन क्षेत्र 20 डिग्री है जबकि उसकी विजुअल इक्विटी क्षमता भी जो होगी वो होगी क्या। इसमें से पहला ऑप्शन अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/6 से कम। दूसरा अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/7 से कम है। अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/30 से कम है। अत्यधिक या फिर चौथा विकल्प अत्यधिक उपयुक्त सुधार के साथ ठीक आँख में 6/60 से कम है। तो ये याद करने या फिर रटने वाला क्वेश्चन है, तो इसका विकल्प नंबर चौथा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है पहला थॉर्नडाइक द्वारा, दूसरा स्किनर द्वारा, तीसरा पावलोव द्वारा, चौथा कूट लेविन द्वारा। तो ये सिद्धांत जो दिया गया है, जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है, ये बातें अपने प्रयोग के दौरान थॉर्नडाइक महोदय ने बताई थी और इसका सिद्धांत दिया था। यानी कि जब कोई भी बालक हो, जब वह पूरी तरह से सीखने के लिए उत्सुक और तैयार होता है तभी वह जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीख सकता है। इसका अर्थ ये होगा। अधमने मन से कोई नहीं सीख पाता। कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमेशा दिल और दिमाग दोनों स्वस्थ होने चाहिए और तैयार होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया। पहला गेंद का खेल, ब्लॉक का खेल, आकृतियों का खेल, उपयुक्त सभी। तो फ्रोबेल ने निम्नलिखित में से किस खेल पर प्रमुख बल दिया। ऐसा खेल जिसमें गेंद का प्रयोग होता हो। इस तरह से इसका विकल्प नंबर 1 सही होगा। छठवां, शिक्षा का उद्देश्य है पहला अच्छा नागरिक बनाना, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो समाज के लिए उपयोगी हों। दूसरा व्यावहारिकता का निर्माण करना। चौथा उपयुक्त सभी। तो जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा का उद्देश्य ही है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। तो जाहिर सी बात है इसमें जो भी अवसर रहेंगे सभी विकल्प सही रहेंगे। हालांकि ये सकारात्मक बातें होनी चाहिए। तो इस विकल्प में सभी अच्छी बातें और सकारात्मक हैं एक व्यक्तित्व के अच्छे संगठन के दृष्टिकोण से। तो इसलिए अच्छा नागरिक भी बनाना शिक्षा का उद्देश्य है और जो व्यक्ति समाज और देश के लिए काम आए वो भी है। तीसरा व्यावहारिकता का निर्माण करना। इस तरह से विकल्प नंबर चौथा उपयुक्त सभी। सातवां क्वेश्चन, वह कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है। ध्यान से पढ़िएगा कथन को। वह कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य नहीं है वह है। तो पहला विकल्प है व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं। अगर इस विकल्प में, इस प्रश्न में अगर ये पूछा जाता कि वह कथन जो वैयक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सत्य हैं, तब पहला विकल्प भी सही होता। व्यक्ति विशेष प्रकार में भिन्न होते हैं, व्यक्ति विशेष कोटि में भिन्न होते हैं। आप इसका अर्थ ऐसे लगाइए, व्यक्ति विशेष प्रकार व कोटि दोनों में भिन्न होते हैं, यानी व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, विकल्प में पूछा गया है। तो व्यक्ति विशेष न तो कोटि और न ही प्रकार में भिन्न होते हैं,
लेकिन व्यक्ति विशेष कोटि और प्रकार दोनों में ही भिन्न होते हैं। इसलिए विकल्प नंबर इसका चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रिकता द्वारा, सजीवतावाद, यथार्थवाद या वैयक्तिकवाद द्वारा। तो बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है, यानी कि बालक जब चिंतन करता है तो इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो ये बताती है ये चारों विकल्पों में से कि यानी कि वह चिंतन में संलग्न नहीं है। तो आठवें विकल्प का सही प्रश्न हो जाएगा वैयक्तिकवाद, यानी कि खुद अपने तरफ केवल वह सोच रहा है जब व्यक्ति विशेष की बात करता है। 9वां प्रश्न, लेकिन में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है? तो वह कौन सा विकल्प है जो लगातार, सतत में हमेशा, निरंतर व व्यापक मूल्यांकन के लिए यानी विस्तृत मूल्यांकन जिस किसी भी विद्यार्थी या छात्र का किया जाए। यह पहला विकल्प, यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। दूसरा ऑप्शन, यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है। चौथा, इससे शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है। तो 9वें प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? इसका सही आंसर होगा चौथा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत व व्यापक मूल्यांकन के लिए सही नहीं है, जबकि सतत व व्यापक मूल्यांकन के दौरान यह एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। विद्यालय के दृष्टिकोण से यह विद्यार्थियों में तनाव को कम करता है, बिल्कुल ऐसा होता है। उसकी कमियां और अच्छाइयां बताई जाती हैं। इसमें नंबरों के स्थान पर ग्रेड का प्रयोग होता है ताकि नंबरों को देख के छात्र हतोत्साहित न हो। लेकिन सतत व व्यापक मूल्यांकन में शिक्षकों पर बोझ बढ़ जाता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ये शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक को कक्षा में कार्य करना चाहिए। पहला, प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में, प्रभावशाली भूमिका में। तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे एक अच्छे देश का सुचारू रूप से संचालन व प्रशासन चलाने के लिए प्रजातांत्रिक सरकार चाहिए, इसी तरह से किसी भी कक्षा का माहौल भी प्रजातांत्रिक भूमिका में ही होना चाहिए। तो इसलिए उसका अध्यापक भी प्रजातांत्रिक ही होना चाहिए, न कि तानाशाही, प्रभुत्ववादी, अपना अधिकार जताने वाला, केवल अपने आगे बढ़ने वाला। पहले विकल्प का अर्थ होगा प्रगतिशील भूमिका में, और चौथे विकल्प प्रभावशाली भूमिका में। अध्यापक को कभी भी अपना प्रभाव नहीं दिखाना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा तीसरा, प्रजातांत्रिक भूमिका में। अगला क्वेश्चन, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कर सकता है कक्षा पर नियंत्रण, पहला ऑप्शन, कम समय में अधिक सूचना देना। तीसरा, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। चौथा, दत्त कार्य को ध्यानपूर्वक जांचना। एक प्रभावी शिक्षक का सबसे प्रमुख व सर्वप्रमुख गुण जो है इसमें पूछा गया है। तो 12वें का क्या होना चाहिए विकल्प? तो 12वें का होगा, ऐसा अध्यापक ही सफल हो सकता है जो विद्यार्थियों को सीखने के लिए हमेशा अभिप्रेरित करें उनमें, ताकि तनाव, कुंठा, ये सब भावना उसे न घेर सकें। इसलिए इसका सही विकल्प होगा तीसरा, विद्यार्थियों को सीखने के लिए हमेशा अभिप्रेरित करने वाला अध्यापक ही प्रभावी अध्यापक हो सकता है। अगला क्वेश्चन, समूह शिक्षण है। पहला ऑप्शन, संसाधनों, रुचि व विशेषताओं का इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण होता है या समूह शिक्षण। या फिर दूसरा, शिक्षकों की अनुपलब्धता से निपटने का एक उपाय है, यानी जब शिक्षक क्लास में न हो तो उससे निपटने का एक, जैसे अध्यापक कम हो तो विद्यार्थियों को एक कार्य देकर सभी विद्यार्थियों को एक कार्य देकर उनको निपटा लिया जाए। क्या ये उद्देश्य है? या फिर तीसरा, स्कूल में शिक्षकों के समूहों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। और चौथा, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार छोटे समूह में बांटकर शिक्षण। तो 13वें का सबसे समीचीन उत्तर जो प्रतीत होता है वह है विकल्प नंबर 1, समूह शिक्षण वह है जो सभी विद्यार्थियों को समय में इकट्ठा करके समस्त विद्यालयी संसाधनों, रुचि व उनकी रुचि व विशेषताओं का, जो भी उनकी विशेषता, उनका इष्टतम उपयोग करने हेतु शिक्षकों के समूह द्वारा शिक्षण दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां
प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सही क्रम है? तो यानी मानव जब गर्भावस्था में पलता है उससे लेकर और बाद की अवस्था तक के जो उसका क्रमिक विकास होता है उसका सही क्रम पूछा गया है। हालांकि कई विकास के कई क्रम हैं तो उनमें गर्भावस्था का नहीं पूछा गया, बल्कि इसमें विकल्प दिए गए हैं। शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। दूसरा शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, या फिर पहले होगा तीसरे में किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। तो 14वें का सही विकल्प होगा दूसरा शैशवावस्था, यानी बालक पहले शिशु रहता है तब बाल्य अवस्था में जाता है, फिर इसके बाद किशोरावस्था होता है जो 13 से 19 साल होता है, प्रौढ़ावस्था उसके बाद की अवस्था 19 साल के बाद की अवस्था। तो भी दूसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व का समाजशास्त्री प्रकार का सिद्धांत दिया गया, यानी समाज के आधार पे आकलन जो किया जाता है व्यक्तित्व का, ये किसने दिया है? तो 15वें का सही आंसर होगा स्प्रेंजर के द्वारा। व्यक्तित्व का समाजशास्त्री सिद्धांत स्प्रेंजर ने दिया है। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती है, 16वां प्रश्न, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना पहला। दूसरा ऑप्शन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। तीसरा कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। चौथा प्रश्न पत्र तैयार करना। बहुत आसान प्रश्न है, आप अनुमान लगा सकते हैं इसका कौन सा विकल्प होगा। तो 16वें का सही आंसर होगा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना ये कोई शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण चुनौती नहीं है। ये तो प्राय विद्यार्थियों को ये गृह कार्य दिए ही जाते हैं। कक्षा में अनुशासन बनाए रखना भी ज़रूरी है, लेकिन पहली प्राथमिकता नहीं है। शिक्षण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है क्लास के दौरान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। चौथा प्रश्न पत्र तैयार करना ये उनका एक कर्तव्य होता है एक अध्यापक का, न कि कोई विशेष कार्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है? यानी कि कौन सा पुनर्बलन का प्रकार अगर पूछा जाए तो जैसे पुनर्बलन प्रकार में कई पुनर्बलन प्रकार होते हैं। यानी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, यानी अच्छी बातें अच्छे शब्दों लहजों का इस्तेमाल करके सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है बच्चों को जब वो किसी भी क्षेत्र में सकुचाते हैं या फिर आंसर देने में पूर्ण आत्मविश्वास उनके अंदर नहीं आता है, तब भी सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक दंड दिया जाता है शारीरिक पुनर्बलन के लिए या नहीं दिया जाता। तो ये शारीरिक पुनर्बलन सकारात्मक रूप से शारीरिक दंड नहीं माना जाता है। नकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन, यानी कुछ बच्चों को खरी खोटी सुनाई जाती है ताकि बच्चे थोड़ा सा अपने ऊपर शर्मिंदगी करके सीखने के लिए प्रेरित हों। चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17वें का सही विकल्प 17वें का सही विकल्प होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्बलन का एक प्रकार नहीं है। पुनर्बलन का सब प्रकार हैं। चौथा 18वां नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सजीव कक्षा स्थिति में निम्नलिखित में से सबसे अधिक संभावित है। यानी कि अगर एक क्लास है या फिर कोई कक्षा है, सजीव का अर्थ हुआ कि ये लगना चाहिए कि एक सजीव यानी कि अध्यापक और बच्चे सभी पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा हो कि क्लास चल रहे हैं। तो एक सजीव कक्षा स्थिति में सबसे अधिक संभावित है। कभी कभार हंसी का शोर, कभी कभार हंस देना, ये बहुत ज़रूरी नहीं होता है क्लास में। पूर्ण रूप से या फिर दूसरा पूर्ण रूप से शांति, या तीसरा शिक्षक छात्र वार्ता, या चौथा विकल्प विद्यार्थियों के बीच तेज आवाज़ में वार्तालाप। 18वें का चौथा विकल्प, इसमें से अब बताइए कौन सा सही विकल्प समीचीन प्रतीत होता है आपको। तो इसका सही विकल्प होना चाहिए तीसरा शिक्षक छात्र वार्ता। एक कक्षा तभी कक्षा होती है जब छात्र और अध्यापक निरंतर वार्तालाप करें ताकि छात्र जो नहीं जानते हैं उसके बारे में पूछ सकें अध्यापक से, और अध्यापक भी उनको प्रश्न पूछने के लिए निरंतर प्रेरित करता रहे। तो इस तरह से एक सजीव कक्षा की सही स्थिति के लिए तीसरा ऑप्शन ही सही प्रतीत होता है, शिक्षक छात्र वार्ता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है।
यानी अधिगम या मतलब लर्निंग या सीखना। संज्ञानात्मक रूप से विकास होता है तो क्या होता है, ये सीखना है या नहीं है। दूसरा विकल्प भावात्मक, क्रियात्मक, आध्यात्मिक। चौथा तो अधिगम का कौन सा क्षेत्र इसमें नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही विकल्प होगा 19वां का आध्यात्मिक। क्योंकि सीखना एक कक्ष के दौरान सीखना, बच्चा जब संज्ञानात्मक रूप से यानी मस्तिष्क का अपने उपयोग करता है तभी वो सीखना कहलाएगा। भावात्मक विकास भी एक कक्षा के दौरान उसका हो तब भी सीखना है। क्रियात्मक यानी करना सीखे, पढ़कर करना सीखे तब भी एक क्रिया, ये भी एक प्रकार का अधिगम हुआ। लेकिन आध्यात्मिकता कोई ज़रूरी नहीं है। आध्यात्म और ईश्वर में विश्वास करने वाले से ये संबंधित है आध्यात्मिकता, इसलिए चौथा विकल्प नहीं है संबंधित अधिगम से। नेक्स्ट प्रश्न, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? ये रटने वाला प्रश्न है दोस्तों। तो ये इसका सही विकल्प होगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका सही विकल्प होगा 20वें का पहला 1994 में। अगला क्वेश्चन, मानव आवश्यकताओं का पदानुक्रम किसने दिया? यानी मानव की जो आवश्यकताएं हैं उसका पदानुक्रम यानी किस हिसाब से उनकी आवश्यकताएं बदल जाती है मनुष्य का, ये सिद्धांत देने वाले थे 21वें का सही विकल्प होगा दूसरा मॉस्लो, दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया? पहला जूड ने, दूसरा राइस एवं कार्नमैन ने, तीसरा विल्हेम वुंट ने, चौथा कोलिंस व ड्रेबर ने। ये भी एक याद करने वाला व रटने वाला प्रश्न है, तो 22वें का सही हो जाएगा प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया विल्हेम वुंट ने। इसका सही विकल्प हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन, आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक कौशल है या फिर दो और तीसरा दोनों विकल्प हैं? तो शिक्षण यानी पढ़ाना लिखाना एक प्रकार से एक कला भी होता है और एक कौशल भी होता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, 2 और 3 दोनों। 24वां, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्ष यानी कि एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कानून या नियम बना था 2009 ईस्वी में। उसके क्रियान्वयन यानी उसके लागू होने के बाद कक्ष कैसा होना चाहिए? पहला विकल्प अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। दूसरा, जेंडर के अनुसार अधिक समझाती है। तीसरा, आयु के अनुसार अधिक समझाती है। चौथा, आयु के अनुसार अधिक भी समझाती है। तो 24वें का सही विकल्प होगा अप्रभावित है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता। इसमें इस नियम या अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद जो चीज़ें सोची गई थी, लागू की गई थी, वह प्रभावित हैं, लेकिन क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD का प्रत्यय दिया गया था, जिसका फुल फॉर्म है और संक्षिप्त रूप है ZPD। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय दिया गया था, ये एक याद करने वाला और रटने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही विकल्प होगा 25वें का वाइगोट्स्की द्वारा। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यानी व्यक्तित्व तो किस प्रकार से भिन्न होते हैं? लिंग भेद पहला ऑप्शन, दूसरा शारीरिक रचना, तीसरा मानसिक योग्यताएं या ये फिर ये सभी। तो व्यक्तित्व का जो भेद होता है वो लिंग भेद भी होता है, शारीरिक रचना भी में भिन्न होते हैं, मानसिक योग्यताओं में भी भिन्न होते हैं या फिर ये सभी। तो ये सभी विकल्प सही होंगे, क्योंकि व्यक्तित्व अलग अलग प्रकार से मापे जाते हैं, अलग अलग प्रकार से दर्शाए जाते हैं। यानी लिंग भेद जैसे एक महिला और पुरुष, शारीरिक रचना, तो शारीरिक रचना के आधार पर भी लोगों का व्यक्तित्व अलग होता है दूसरे ऑप्शन में, जैसे कोई पतला है, मोटा है, नाटा है, छोटा है, बौना है। तीसरा मानसिक योग्यताएं, किसी का IQ लेवल 140 से ऊपर है, जीनियस होता है, कोई औसत होता है, कोई
हाई लेवल का होता है। तो इस तरह से इसका सही विकल्प होगा ये सभी। इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त हुआ दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और किस चैप्टर पे आपको वीडियो और चाहिए बताने का कष्ट करें। धन्यवाद।